अच्छा, पिछले वीडियोस में अपन ने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के बीच में फोर्स होता है। तो कूलम्स लॉ जो है वो इस फोर्स को डिफाइन करता है। तो देखते हैं कितना फोर्स होता है। तो फोर्स क्या हुआ है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, Q1 जो है वो पहले बॉडी पे चार्ज, Q2 जो है दूसरी बॉडी पे चार्ज, और R जो है वो डिस्टेंस दोनों बॉडीज के बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में रादर डिस्टेंस जो है वो R। तो अच्छा, इसमें एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी कांस्टेंट बोलते हैं, और इस फॉर्मूले को एक और तरह से लिखते हैं सो दैट ये 4π वगैरह नहीं लिखना पड़े, K Q1 Q2/r², जिसमें K को बोलते हैं कूलम कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को यूज करेंगे अपन नॉर्मली, है ना, जहां पे भी जरूरत पड़ेगी 9 × 10⁻⁹, इससे ज्यादा कन्वीनियंट है यूज करना। अच्छा, जैसे यहाँ पे शो कर रखा है, इधर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये F21 जो लिखा हुआ है वो फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय चार्ज 1, और जो फोर्स 1-2 लिखा हुआ है वो फोर्स बाय चार्ज 2 ऑन चार्ज 1। ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो उस हिसाब से एक्शन रिएक्शन पेयर है ये। ठीक है, अच्छा, ये तो अट्रैक्टिव फोर्स है, अनलाइक चार्जेस है, और यदि लाइक चार्जेस यदि सेम चार्ज हो जाते हैं तो ये रिपेल करेंगे, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा। अच्छा, तो इसको यदि आप देखें तो ये जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के सिमिलर लगेगा आपको, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, G m1 m2/r²। तो जो कूलम लॉ का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है, और प्रोपोर्शनल है, चार्ज के प्रोपोर्शनल है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता था और प्रोपोर्शनल टू मास होता था। ठीक है, एक डिफरेंस है, हालांकि एक डिफरेंस क्या है कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मीडियम पे डिपेंड नहीं करता था, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, इन द सेंस कि दोनों चार्जेस के बीच में यदि कोई इंसुलेटर आ जाता है, ठीक है, उसको डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स को जब हम कैपेसिटर्स पढ़ेंगे तो डाइलेक्ट्रिक्स को और डिटेल में पढ़ेंगे, तो यदि इंसुलेटर आ जाता है तो इसकी फोर्स की इक्वेशन है ना, ये हो जाती है 1/4πε0, ठीक है, एप्सिलॉन r Q1 Q2/r²। ठीक है, और एप्सिलॉन r क्या हुआ है ना, एप्सिलॉन r के दो नाम हैं, एक तो हो गया रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, और या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये एक फॉर्मुलेशन और है, मतलब सेम ही चीज है। ये तब एप्लीकेबल है जब दोनों चार्जेस के बीच में कोई इंसुलेटर आ जाता है तो उनके बीच में फोर्स जो है अफेक्ट हो जाता है। अच्छा, ER जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ER ग्रेटर देन 1 है, तो फोर्स जो है एक्चुअल में कम हो जाएगा। ठीक है, चार्जेस के बीच में फोर्स जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक और कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है, तो एक तो अपन ने देख लिया इसका, दिस इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, और फोर्स इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये हमने देख लिया। ठीक है, जो कि हो जाता है फोर्स इन वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन r, है ना, कम हो जाएगा। अच्छा, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक किसकी क्या हुई, कंजर्वेटिव फोर्स है। जो कूलम लॉ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या मतलब निकला, कंजर्वेटिव फोर्सेस हमने देखे थे इसमें, जो वर्क पावर एनर्जी वाला अपन ने चैप्टर किया था उसमें अपन ने कंजर्वेटिव फोर्स देखे थे। तो
अब जैसे ये दो चार्जेस हैं, है ना, इनके बीच में, तो ये चार्ज जो है रिपेल हो रहा है, इस पे इस तरफ फोर्स लग रहा है। यदि इस चार्ज को मैं यहाँ से लेकर के और यहाँ पे लेकर के आता हूँ, यहाँ से यहाँ लेकर आता हूँ, तो कोई वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स होने का मतलब ये हुआ कि मैं इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ऐसे लेकर के आऊँ, ऐसे लेकर के आऊँ या ऐसे लेकर के आऊँ, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वर्क डन जो है वो सभी केस में सेम रहेगा, इसमें भी W लगेगा, इसमें भी W और इसमें भी W लगेगा, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। कंजर्वेटिव फोर्स का एक अच्छा एग्जांपल आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है कि भाई यदि आपको कोई बॉल बिल्डिंग के ऊपर रखनी है, ठीक है, तो आप इस बॉल को चाहे जैसे लेकर के जाएं, आपको जितना वर्क डन करना पड़ेगा, है ना, इस बिल्डिंग के ऊपर बॉल लेके जाने के लिए, वो mgh ही होगा, है ना, नो मैटर व्हाट योर रूट इज। तो ये कूलम लॉ भी एक, ये कूलम लॉ जिस फोर्स को डिफाइन करता है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, यहाँ पे ये Q0 है और ये दोनों भी चार्जेस Q0 ही हैं और इनके बीच में डिस्टेंस यदि d है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि किसी भी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में F1, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, सपोज उसको मैं F2 बोल देता हूँ, और वो इस डायरेक्शन में लगेगा। किसी भी दो चार्जेस के बीच में यदि जो फोर्स लग रहा है वो किसी और चार्ज के प्रेजेंस से फर्क नहीं पड़ता, मतलब F1 पर ये दूसरा वाला चार्ज के होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये F1 वही का वही रहेगा, ठीक है। तो ये होने से हमको मतलब सहूलियत ये हो जाती है कि अब हम किसी भी चार्ज पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए सभी फोर्सेस को हम वेक्टोरियली ऐड कर सकते हैं। तो इस वाले चार्ज पे जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा उसको हम F1 प्लस F2 ये हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल भी 30 डिग्री है, तो F कितना हो जाएगा, F का मैग्नीट्यूड, जो इस डायरेक्शन वाले फोर्स हैं वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, क्योंकि चार्जेस दोनों सेम, मैग्नीट्यूड सेम, तो कितना हो जाएगा F1 cos थीटा, है ना, I चूंकि वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, प्लस F2 cos थीटा j, ठीक है। तो k q स्क्वायर बाय d स्क्वायर इंटू cos 30, जे नहीं सॉरी, ये दोनों ही आई है, दोनों आई है, ठीक, इंटू 2i, ठीक है। तो ये आपका नेट फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, मतलब बेसिकली किसी भी चार्ज पे फोर्स पता करने के लिए उसके ऊपर एक्ट कर रहे सभी फोर्सेस को वेक्टोरियली ऐड करना, ठीक है। तो और एग्जांपल्स करेंगे और क्लियर हो जाएगा।